नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त है देश तक का और शुरुआत उस खबर से जो यकीनन विपक्ष की पेशानी पर बल डाल सकती है। बात की और देश के 500 जगहों पर लोगों ने इस अभियान में शिरकत की, अपने सवाल पूछे। इस अभियान के जरिए मोदी ने तमाम मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी की घेराबंदी की। चौकीदार अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री भी अपने अपने राज्यों में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को चौकीदार पसंद है। उन्होंने कहा, जनता के पैसों पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। चौकीदार एक भावना है, समाज के लिए काम करने वाला हर कोई चौकीदार है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि 4 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी की जो गरीबी मिटाने का दावा तो करती हैं, लेकिन गरीबी आज तक उनकी वजह से मिटी नहीं। और इसी वजह से जब एक युवा वोटर ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। वोट देने के लिए अगर जाएं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें सरकारों का, टेप रिकॉर्ड देखकर वोट डालने के लिए कतई नहीं जाएं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस मैं भी चौकीदार मेगा शो कैंपेन से उन्होंने यह भी जोड़ा है कि कुछ लोगों को जेल के दरवाजे तक लेकर गया और अब जेल के अंदर ले जाने की बारी है। कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे। मेरे 5 साल ये गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया तो बदले में प्रधानमंत्री ने चौकीदार को ही अपना चुनावी हथियार बना लिया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने मैं भी चौकीदार अभियान का श्री गणेश किया तो देश के 500 से ज्यादा इलाके से लाखों लोग इससे सीधे जुड़ गए। तस्वीरों से सियासी माहौल का अंदाजा हो रहा होगा। मैं भी चौकीदार की गूंज बीजेपी और मोदी का हौसला यकीनन बढ़ा रही है। देश भर के चौकीदारों को मेरा नमस्कार। लोगों से मिलने के बाद मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। सीधे मुद्दे पर आए। पहले चौकीदार और चौकीदारी का मतलब समझाया और फिर कांग्रेस पर प्रहार किया। 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी। और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूं। देश के लिए बड़े से मंच पर मोदी मौजूद थे और पीछे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मैं भी चौकीदार वाक्य विपक्ष की परेशानी बढ़ा रहा था। मोदी के चौकीदार कैंपेन को सुनने के लिए देश के तमाम शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और नेता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद थे। इनके साथ चौकीदारों की फौज थी। अलग अलग शहरों के आम लोगों ने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किया और जवाब में कहीं ना कहीं मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया।
कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं। लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं। बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार अभियान को कामयाब बनाने के लिए मोदी के सिपह सालारों की फौज ने भी अलग अलग शहरों में मोर्चा थाम लिया था। दिल्ली में मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। जयपुर में मंत्री राज्यवर्धन राठौर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी को सुन रहे थे। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे थे, तो आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान को सफल बना रहे थे। अब मैदान उन्हीं का होगा। टीम मोदी ने कुछ दिन पहले ही मैं भी हूं चौकीदार अभियान को शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे चौकीदार जोड़कर इस मुहिम की शुरुआत की थी और फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। विपक्ष को अब बीजेपी के इस अभियान में सेंधमारी के लिए कोई नई जुगत लगानी होगी, वरना चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है और बीजेपी का यह हथियार विपक्ष की चुनौती को धराशायी भी कर सकता है, क्योंकि मोदी के निशाने पर इसके जरिए सीधे राहुल गांधी हैं। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है। आज तक ब्यूरो। बड़ी मुसीबत है। बीजेपी और मोदी के मेगा शो में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। चौकीदार अभियान पर इन लोगों की क्या है राय, आइए सुनते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैं भी चौकीदार इसके माध्यम से जो पूरे देश के साथ बातचीत की है, प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार का अर्थ भी हमें बताया है। हम सभी को अपने अधिकार मालूम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों का पालन करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हर वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा वो चौकीदार है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की दलील है कि दक्षिण में पार्टी की संभावना को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को वायनाड से उतारा गया है, लेकिन बीजेपी ने इसे राहुल का डर करार दिया है। अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। तो जिस बात की अटकलें पिछले हफ्ते भर से लग रही थी, उस पर मुहर लग चुकी। राहुल गांधी अमेठी की परंपरागत सीट के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण के किले को मजबूत करने के लिए वहां के नेताओं की मांग पर यह कदम उठाया गया है। दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए तीन प्रांतों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। हो सकता है कांग्रेस के इस फैसले के पीछे यही रणनीतिक वजह हो, लेकिन बीजेपी ने इसे राहुल की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि स्मृति ईरानी से हारने के डर से राहुल वायनाड पलायन कर गए। आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है, तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा कहीं पर भी घूम लो, देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए, वो बनारस क्यों गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिति खराब थी। इस प्रकार की बचकाना बातों, इमेच्योर जो एक अंग्रेजी का लफ्ज है, कि बजाय गंभीर राजनीतिक विषयों पे चर्चा करें तो अच्छा है। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? देखिए, अपनी पुश्तैनी सीट, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर जाना, इसका मतलब है आत्मविश्वास की कमी है।
और आज से हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का नाम रणछोड़ दास गांधी रख देना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिकमगलुरु से चुनाव लड़ा था। दरअसल 2014 में चुनाव हारने के बाद से ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी जाती रही हैं और राहुल गांधी पर लोकसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाती रही हैं। कांग्रेस ने राहुल के लिए वायनाड को क्यों चुना, इसे भी समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक वायनाड जिले में 49.48% हिंदू आबादी है, जबकि 28.65% मुस्लिम और 21.34% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। वोटों के समीकरण के लिहाज से इसलिए कांग्रेस इसे सुरक्षित सीट मान रही है, लेकिन ये गौर करना जरूरी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से महज 20,870 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि केरल से राहुल के चुनाव लड़ने को लेफ्ट ने भी दिल से लगा लिया है और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। The decision of the Congress party to field Mr. Rahul Gandhi in Wayanad in Kerala goes against their own stated commitment that they are fighting the BJP in this election. ये सच है कि भारतीय संविधान में एक से ज्यादा सीट से लड़ने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन राहुल के मामले में अगर बीजेपी अमेठी वालों के मन में ये बिठाने में कामयाब रही कि राहुल डर कर भागे हैं, तो चुनाव में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उधर वायनाड को लेकर लेफ्ट आग बबूला है ही, राहुल के लिए मुश्किल बड़ी है। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी मुश्किल है इस राह में और इसी वजह से बीजेपी साध रही है कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना। उधर भले ही प्रियंका गांधी के यूपी में धुआंधार दौरे को बीजेपी खतरा नहीं मानती हो, लेकिन उनके अयोध्या दौरे पर योगी ने आज मोर्चा खोलकर बता दिया कि बीजेपी फिक्रमंद तो है। योगी ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने राम जन्मभूमि के दर्शन उनका ना करना हिंदुओं का सीधे सीधे अपमान है। राम की नगरी में प्रियंका गांधी का दमदार आगाज और हनुमानगढ़ी में पूजा की तस्वीर बीजेपी को बहुत अखरी। अयोध्या ने प्रियंका को हाथों हाथ लिया, भव्य रोड शो, सैकड़ों की भीड़, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह। अब रामनगरी में प्रियंका की भक्ति वाली यात्रा बीजेपी को बेचैन कर गई, लिहाजा यूपी के सीएम ने प्रियंका की भक्ति पर ही निशाना साधा। भाइयों बहनों, अयोध्या के मामले में कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या गई लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गई, उन्होंने कहा कि वे विवादित स्थल है इसलिए मैं नहीं जाती। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान हम सबका दूसरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने आगे भी हमला जारी रखा, प्रियंका गांधी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। आप हिंदू आत्मा के प्रतीकों को विवादित कहती हैं, लेकिन स्वयं आपके घर में तीन ऐसे लोग हैं जो स्वयं कोर्ट की जमानत पर हों और उन लोगों के साथ आप जाकर के देश के अंदर वातावरण को अनावश्यक रूप से खराब करने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि उनका तो स्वभाव ही होता है कि जब सत्ता मिल जाती है तो सर थोड़ा फिर जाता है। ये शिकायत आपसे है क्योंकि आप याद क्यों नहीं दिलाते, आप ये क्यों नहीं समझते कि आप में कितनी शक्ति है, आप कितने मजबूत हैं। ये जितने भी ऐलान करते हैं आपके सामने कि 56 इंच के सीने हैं और बहुत मजबूत है और बहुत शक्ति है, इनको सिखाइए ना कि असली शक्ति क्या होती है। मंदिर मंदिर घूम रही प्रियंका गांधी पर हमले कर बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व की संभावना को खत्म करना चाहती है। प्रियंका अयोध्या आई और रामलला का दर्शन करने नहीं गई तो बीजेपी को हमला करने का आसान मौका मिल गया, लेकिन बीजेपी का हर बार ये भी सबूत नहीं कि कहीं न कहीं हलचल जरूर है। आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर से बीजेपी ने जयाप्रदा को मैदान में उतारा है।
जयप्रदा से आज तक संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अपनी जीत को लेकर क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देख रहे हो कितना जोश है, कितना प्यार है। इसको क्या कहें, इसको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है। यही रामपुर है। ये शहर आपके लिए पुराना नहीं है, आप यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन जो गैप रहा, आपको याद नहीं आई शहर की? बिल्कुल याद है, लेकिन आ नहीं पाई। किस हैसियत से मैं आऊंगी? जब मैं निर्वाचित सांसद रही तभी मुझे रहने नहीं दिया। अब मैं कुछ भी नहीं थी तो वो कैसे आने देंगे? आपके लिए अभी इस वक्त रामपुर के लिए प्राथमिकता क्या है आपके लिए? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, रामपुर के लिए मैं बहुत कुछ करना है। रामपुर के शिक्षा के रूप में, रामपुर के डेवलपमेंट के रूप में, रामपुर के रक्षा के बारे में, महिलाओं के खास तौर उनके रोजगार के बारे में। आज मुझे बहुत चीजें, बहुत कुछ योजनाएं हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो मेरे को डेफिनेटली मुझे मदद मिलेगी। आपको लेकर जो कुछ नेताओं ने बदजुबानी की, उस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना भी नहीं चाहूंगा उन्होंने क्या कहा। ये उनका संस्कार है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैं 2004 से लेकर 2009 से लेकर अब तक इसी भाषा को सुन रहे हूँ। बस मैं उफ हो गए। आज मैं ये चाहती हूँ कि जनता यही चाहती है। जनता भी परेशान है, इसलिए वो चाहती है कि जयप्रदा वापस आए। और ये जो चौकीदार चोर है, चौकीदार मैं भी चौकीदार, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चौकीदार का मतलब क्या है? चौकीदार रक्षा करने वाला है। चौकीदार दरवाजे पास खड़े रह के जिस तरह वो रक्षा करता है, वैसे इस देश का रक्षा करने वाला इंसान है, वही चौकीदार है, वो है मोदी जी। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? महागठबंधन, देखिए, ये तो मौका परस्त है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दो पार्टी एक दूसरे से इतना नफरत करते थे। मुझे मायावती जी के ऊपर मुझे बहुत परेशानी होती है उनको देखकर। इतने बड़े कद्दावर नेता है, अखिलेश से जाके उनको टाई अप करना पड़ा मोदी जी को रोक। कभी अखिलेश की तारीफ करती थी, आज मायावती की तारीफ कर रही हैं, लेकिन चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। जयप्रदा को आप सुन रहे थे। उधर अब उत्तर प्रदेश से निकलकर पड़ोसी राज्य बिहार लेकर चलते हैं आपको, जहां पर बड़ी मुश्किल से बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ। लेकिन अब खबर यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे अपने छोटे भाई से नाराज हैं। नाराजगी की वजह 3 सीटों पर अपने समर्थकों को टिकट देने की मांग है। खटपट इतनी बढ़ गई कि सूत्रों के हवाले से खबर यह तक सामने आ गई है कि तेज प्रताप अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव बहुत नाराज हैं। नाराजगी पार्टी में अनदेखी को लेकर है। बात इतनी बिगड़ गई कि तेज प्रताप ने बागी सुर अख्तियार कर लिया। खबर है कि तेज प्रताप ने सारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी देकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। सारण सीट से आरजेडी ने चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रिका राय लालू यादव के समधी हैं, यानी तेज प्रताप यादव के ससुर। यूं तो सारण से इस बार इन्हें जीत का पक्का भरोसा है, मगर दामाद नाराज हैं और खबरें ये हैं कि ससुर चंद्रिका राय को हराने के लिए दामाद तेज प्रताप सारण की सीट से खुद ही चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी निर्दलीय। तेज प्रताप यादव में भी जो है नाराजगी, मैंने उससे कहाँ से ही सब आप लोग बात कर रहे हैं? बोले अरे वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। ससुर दामाद के बीच खींचतान की शुरुआत दामाद की तरफ से हुई। दरअसल तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में टिकट बंटवारे को लेकर गहरा विवाद है। तेज प्रताप सारण, शिवहर और जहानाबाद से अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारने की जिद कर रहे हैं। 3 बार से वो हार रहे हैं और पब्लिक उनको पसंद नहीं करी है। तो जो पब्लिक का मसला को उठाने का काम करेगा, जो पब्लिक हित का जो बात करने का जो काम करेगा, वो आएगा, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। अरे 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ था। अब तेज प्रताप के पेंच ने फिर विवाद भड़का दिया। सूत्रों के मुताबिक ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ तेज प्रताप सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। शिवहर से तेज प्रताप अपने खास अंगेश सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ा सकते हैं। जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार के सामने तेज प्रताप अपने खास चंद्र प्रकाश को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार सकते हैं।
माना जा रहा है कि ये तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की रस्साकशी का नतीजा है कि तीनों सीटों पर पेच फंस गया। तेज प्रताप के तेवर से साफ है कि वो इस बार समझौता करने के मूड में नहीं है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो लालू प्रसाद यादव के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर मोदी सरकार के मंत्री और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का एसडीओ के साथ बदजुबानी का मामला सामने आया है। मंत्री जी सिर्फ काफिले में गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने पर रोके जाने पर भड़क उठे। जब पूछा गया कि वो इतने उग्र क्यों हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी तो आवाज ही इतनी बुलंद है। दिल्ली में अपनी सरकार, बिहार में अपनी सरकार, तो फिर क्यों ना की जाए बक्सर में प्रशासन से तकरार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर पहुंचे, लेकिन इन तस्वीरों का मिजाज बता रहा है कि यहां आचार संहिता का धुआंधार उल्लंघन हुआ। बंद करेंगे क्या हो जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजना है, मुझे जेल भेजना है। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। बक्सर में प्रचार के दौरान अश्विनी चौबे के काफिले में आचार संहिता के हिसाब से ज्यादा गाड़ियां थी। मोदी के मंत्री इतने भड़क गए कि बक्सर एसडीओ को न सिर्फ भला बुरा कहा बल्कि चुनौती तक दे दी कि हिम्मत है तो ले चलो जेल, वो भी गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर। अश्विनी चौबे को बाबा के नाम से जाना जाता है और बाबा को शायद ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें रोके या टोके, लेकिन मंत्री जी को यह भी समझना होगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सरकारी अफसरों ने आचार संहिता का हवाला दिया, मंत्री पद का रसूख भारी पड़ गया। क्या तमाशा करते हैं आप लोग? बक्सर में मंत्री जी की उग्रता की चर्चा जोरों पर है। घटना के बाद एसडीओ ने कहा कि चुनावी अनुमति से ज्यादा गाड़ियां थी, लिहाजा कार्यवाही तो होगी। गाड़ियों को लाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये पता चला है कि शायद गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी जिला मैदान में, काफिले की गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं हम लोगों के पास वीडियोग्राफी हुई है और सभी गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई। सद ने क्या शब्द का प्रयोग किया वो उनका कंसर्न है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अपने समर्थकों के हुजूम के साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मंत्री अश्विनी चौबे वहां से निकल तो गए, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन कहीं उनके लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक। उधर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है, मगर चुनावी प्रचार अब संगीतमय हो गया है। कई दल अपने प्रचार के लिए गीत संगीत का सहारा ले रहे हैं, मगर गीत संगीत के इस प्रचार में जगन रेड्डी का गीत नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। लोकसभा के समर में चुनावी संगीत ने सराबोर कर दिया है देश की सियासत को, और उन संगीतों में वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया का ये प्रचार गीत मानकों को तोड़ रहा है। जगन रेड्डी के रावाली जगन गीत को अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गीतों को जमकर देखा जा रहा है, मगर जगन रेड्डी का रावाली जगन रिकॉर्ड की ओर बढ़ चला है। वैसे भी इस बार जगन मोहन रेड्डी का कैंपेन नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनावी रणनीतिकार रहे और जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने संभाला है। जगन के पूरे चुनावी कैंपेन की प्लानिंग, कैंपेन गीत, उनका भाषण, जनता के बीच उनकी मौजूदगी, बॉडी लैंग्वेज, छोटी छोटी बातों पर बारीकी से काम किया है प्रशांत किशोर की टीम ने। यही वजह है कि जगन के साथ ही साथ प्रशांत भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निशाने पर हैं। जगन का करिश्माई युवा नेतृत्व और प्रशांत की चुनावी रणनीति ने इस बार आंध्र की बाजी पलटने के संकेत दे दिए हैं। यही कारण है कि जगन के कैंपेन का शोर दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चित्रा त्रिपाठी, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।